नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ अपने फ्रेशर्स दोस्तों के साथ मैं अपनी नॉलेज जो था वो शेयर कर रहा था और उनको बता रहा था कुछ बेसिक्स स्टॉक मार्केट के बारे में। तो उनको ये बताते हुए उनको उनके साथ नॉलेज साझा करते हुए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो एक्चुअली ये कंप्लीटली एजुकेशन पर्पज़ से है और जब उनके जो क्लासेस थे या जो मुझे जितना उनके साथ डिस्कस करना था, तो वो ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि मैं इस का एक वीडियो बना करके भी मैं ऑनलाइन जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूँ, जिससे कि वैसे मेरे कई दोस्त होंगे जो कि अभी नए होंगे स्टॉक मार्केट में, वो भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो हो सकता है कि इसमें कहीं पे आपको कुछ ऑडियो में कोई डिस्टर्बेंस नज़र आए, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा और उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप इस बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स फॉर बिगिनर्स का जो सीरीज़ है, इसके आप सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो ठीक है, यहाँ पे हम ये कर लेते हैं ना, ये प्रॉफिट बुकिंग रिजल्ट है ना, इसको फॉर्मेट यहाँ से ये ठीक है। तो सबसे पहले बात जो है क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो और कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, तो कंपनी दो तरीके से ही जो है वो फंड जो है वो लेती है। पहला चीज़ है, या तो वो कंपनी बैंक से लेगी, डेब्ट लेगी, या फिर वो कंपनी मार्केट से उठाएगी पैसा। ठीक है, तो बैंक से अगर लेगी कंपनी तो वो लोन लेगी, और अगर मार्केट से उठाएगी तो वो इक्विटी या बॉन्ड के थ्रू उठाएगी। ठीक है ना, इक्विटी या बॉन्ड्स के थ्रू। ये बॉन्ड्स की जगह पे अगर हम बोले इक्विटी, या हम इसको बोले डेप्ट सिक्योरिटीज। कल किसी ने पूछा था मेरे ख्याल से कि क्या है डेप्ट सिक्योरिटीज। ठीक है ना, तो कंपनी ये उठाएगी। तो यही दो तरीका है। अब उसे फायदा क्या होता है कि अगर बैंक से कंपनी लोन लेगी तो जो लोन लेगी उसके बदले में कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो इक्विटी के थ्रू पैसा उठाएगी तो उसको कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। उसने क्या किया कि उसके पास अगर 100% जो है वो इक्विटी है कंपनी के पास, तो वो क्या करेगी कि 20% जो है वो मार्केट में स्टेक को अपना बेच दिया, लोगों को 20 पार्टनर बना दिया और उसने पैसे जो है सो उठा लिए। तो जो आईपीओ होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर इनिशियल का मतलब ही हो गया कि शुरुआत में, यानी कि जो है सो फर्स्ट टाइम अगर कोई कंपनी जो है वो अगर मार्केट में आती है इक्विटी को लेकर के, तो वो हमेशा आईपीओ के थ्रू आएगी। और इसके जो है सो एजेंट होते हैं, जो ब्रोकरेज हाउस वगैरह होते हैं या जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो इनका सारा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। सेबी के साथ से जो है सो मिल करके काम करते हैं, सेबी से अप्रूवल लेते हैं। और सेबी जो है वो काफ़ी जो है स्क्रूटनी करती है चीज़ों को, मतलब काफ़ी प्रोसेस होता है इसके अंदर। जो कि सेबी को डर रहता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई कचड़ा कंपनी है, ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी जो है वो आईपीओ निकालेगी, लोग पैसा लगाएंगे, उसके बाद कंपनी भाग जाएगी। तो सेबी बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हो और बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसको जो है सो एक कंपनी ये पूरा करती है। तो आईपीओ जो आता है, तो आईपीओ में एक उसका फेस वैल्यू होता है इक्विटी का, और दूसरा उसका प्रीमियम भी होता है, कंपनी प्रीमियम भी रखती है। तो जैसे फेस वैल्यू अगर 10 रुपया है तो कंपनी ने उस पर 90 रुपया प्रीमियम रखा, तो जो आईपीओ का जो प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 100 रुपीज़। वो हो गया 100 रुपीज़। तो कंपनी जो है वो आती है और इसके अंदर जो है आईपीओ में कोई भी पैसा लगा सकता है। कोई भी का मतलब हो गया कि इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स भी पैसा लगा सकते हैं, कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड भी, कोई भी खरीद सकता है आईपीओ को। तो ये हो गया आपका आईपीओ। उसके बाद जो होता है, अब कंपनी को और पैसे की ज़रूरत है कि मुझे जो है वो और पैसा चाहिए, आईपीओ से मेरा पैसा पूरा नहीं हुआ। तो कंपनी क्या करती है, उसके लिए कंपनी राइट इशू निकालती है। ठीक है,
राइट इशू में क्या होता है, राइट इशू में अगर किसी का मार्केट प्राइस जो है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि जो मार्केट प्राइस है वो सपोज चल रहा है 20 रुपीज़, मार्केट प्राइस अगर चल रहा है किसी शेयर का 20 रुपीज़, ठीक है ना, तो जो राइट इशू प्राइस होता है, राइट इशू प्राइस वो कंपनी आपको खरीदेगी मान लो 14 रुपीज़ में पर शेयर, ठीक है। मार्केट प्राइस अगर है 20 रुपीज़ पर शेयर, तो आपको राइट इशू का जो ऑफर होता है, हम इसको ऑफर बोलें, राइट इशू ऑफर जो होगा वो होगा 14 रुपीज़ पर शेयर, मार्केट से हमेशा कम होता है। एक तो ये नियम है। दूसरा चीज़ है कि जो राइट इशू है इट इज ऑलवेज गिवन टू, जो है गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ही जो है सो ये शेयर मिलता है। यानी जब राइट इशू आया, जिसके पास पहले से उस कंपनी का शेयर नहीं है वो इस शेयर को नहीं खरीद सकता है, मतलब इस राइट इशू का जो ऑफर है उसको वो अवेल नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये जो होता है, ये अगर हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो नॉट मैंडेटरी टू बाई, जरूरी नहीं है कि हम इसको खरीदें ही, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो इसको खरीदें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप नहीं भी खरीद सकते हैं इसको। मगर उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं राइट इशू में, कि आपका जो हक है, जैसे मान लीजिए कंपनी बोल रही है इसमें एक जो है वो, मतलब एक रेशियो होता है राइट इशू में, कि राइट इशू जो है वो क्या करेंगे कि जिनके पास 100 इक्विटी है, ठीक है ना, उनको हम जो है सो 5 इक्विटी देंगे। यानी कि अगर आपके पास, आपको अगर खरीदना है राइट इशू का शेयर को, तो अगर आपके पास 100 इक्विटी है तो आपको 5 मिलेगा, अगर आपके पास सपोज कि 200 इक्विटी है तो आपको 10 इक्विटी मिलेगा। 10 इक्विटी आप बाई कर सकते हो 14 रुपये के रेट पे, आप 10 इक्विटी ले सकते हो, ठीक है। आपके पास अगर 1000 इक्विटी है, 1000 इक्विटी है तो आप 50 इक्विटी ले सकते हो, तो आप 50 इक्विटी ले सकते हो। तो ये जो है ये आपका राइट इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये दिया जाता है कि आप 100 में से जो है आपको 5 मिलेगा, अगर 100 है तो जितना ज़्यादा है उस हिसाब से आपको मिलेगा, और मार्केट रेट से कम मिलेगा। मार्केट अगर 20 रुपया है तो आपको हम 14 रुपये के रेट पे देंगे, और ये मैंडेटरी नहीं कि आप खरीदें। उस केस में जो है वो शेयर होल्डर जो है, अगर हमको नहीं लेना है तो शेयर होल्डर कैन सेल दिस ऑफर, मतलब अगर आपको पास 100 शेयर है और 5 शेयर आपको मिल रहा है, आप नहीं खरीद रहे हैं, तो इस 5 शेयर को कंपनी सेल करने का भी आपको ऑफर देती है, और इसका भी एक प्राइस जो है वो फिक्स होता है, क्योंकि आप जब छोड़ेंगे इस 5 शेयर को तभी जो है सो कोई और वो कर सकता है। तो आपका मर्जी है, चाहे तो आप ले लो 14 रुपये पे, नहीं मर्जी है तो आप इसको सेल भी कर दो। एक अलग से इसका ना एक अलग से इक्विटी बनता है इसका, और वो हमेशा, जिसे इसका एक क्या होता है, इसके लिए एक जो है सो फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है, कि फिक्स्ड ड्यूरेशन टू अवेल, कि आपको जो है 14 से 17 तक जो है इसका राइट इशू ओपन है, आप खरीद सकते हो। अगर आपको नहीं खरीदना है तो आप उस ड्यूरेशन में आप इसको बेच भी सकते हो। तो आप जब एनईसी पे जाएंगे ना तो वहाँ पे आएगा, जैसे मान लीजिए आपका कोई कंपनी, सपोज टाटा पावर ने कोई राइट इशू निकाला, आपको नहीं खरीदना है, तो वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आता रहेगा टाटा पावर राइट इशू, यानी एक नया इक्विटी बन जाता है टाटा पावर राइट इशू, और वो आप अपना सेल कीजिए। अगर आपके पास एक जो है सो 1000 इक्विटी, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये अगर आपके पास 1000 इक्विटी है तो आप जाइए सेल ऑप्शन में 50 डालिए क्वांटिटी में, इक्विटी में, और आप उसको 50 क्वांटिटी सेल कीजिए। अगर आप 51 डालेंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो वो उतना ही लेगा जितना प्रोपोर्शन आपका जितना बनता है। तो ये जो है आपका ये होता है राइट इशू, यानी कि कंपनी ने जब शुरू में पैसा निकाला तो आईपीओ निकाला,
उसके बाद कंपनी को दोबारा पैसे की जरूरत पड़ी तो राइट इशू निकाला। कंपनी को अभी भी पैसे की जरूरत है, ठीक है ना, अभी भी पैसे की जरूरत है कंपनी को। तो कंपनी क्या करेगी उसके बाद कि एफपीओ निकालेगी, मतलब उसको बोलते हैं फॉलो अप जो है पब्लिक ऑफर, ठीक है। इसमें भी जो फॉलो अप होता है, इसमें भी आप लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है, क्योंकि ये कंपनी दोबारा ये करती है। जैसे आईपीओ निकलता है इनिशियल, वैसे ही फॉलो अप में भी कोई भी लगा सकता है पैसा और ले सकता है, और इस वक्त भी इसका प्राइस फिक्स होता है। तो ये जो होता है फॉलो अप होता है, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल। राइट इशू में केवल एग्जिस्टिंग लेंगे, मगर इसमें जो है सो सब लेते हैं, अवेलेबल फॉर ऑल। उसी तरीके से ओएफएस होता है, ओएफएस को हम वो बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है ना, प्रमोटर्स जो है सेल देयर होल्डिंग। इसमें भी कोई भी ले सकता है, इसमें प्रमोटर्स जो है वो अपना होल्डिंग सेल करता है। ये कब किया जाता है कि मान लो किसी कंपनी में प्रमोटर के पास जो है वो 75% से ज़्यादा का होल्डिंग है, कंपनी कहती है नहीं यार इसको तुम कम करो, मतलब गौर ऐसे भी कहती है कि आप 75% ज़्यादा नहीं रह सकते, आप अपनी होल्डिंग कम कीजिए। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो ये क्या बोलते हैं, जो प्रमोटर्स है वो ओएफएस के थ्रू अपने होल्डिंग को कम करेगा। तो ये होता है डिफरेंस आईपीओ में, राइट इशू में, एफपीओ में और ओएफएस में। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, आपकी जानकारी थोड़ी बढ़ी होगी। तो आपको पता है मेरा चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का मैं जवाब दूँ। और इस सीरीज का जो अगला वीडियो है वो भी आप ज़रूर देखें, वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।